जय हिंद। देखिए, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहाँ तक पहुंचा है और यूरेनियम से इनरिच यूरेनियम बनाने में और परमाणु बम बनाना इतना जटिल प्रक्रिया क्यों होती है, और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें जो यूरेनियम का यूज होता है, वो ये यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसे येलो केक कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है। हालांकि जब हम इसे शीशे में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद और कई सारे रिएक्शन के बाद ये हल्का ग्रीनिश टाइप का भी दिखने लगता है। यूरेनियम को हम लोग आशा का धातु कहते हैं, आशा का धातु। और कई बार एग्जाम में जब ये पूछता है भविष्य का ईंधन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा लोग, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन को। और आशा का धातु का अगर कहेगा तो यूरेनियम होगा। येलो केक भी होगा तो यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। हालांकि इसकी प्राइस का कभी कोई डिस्क्लोज किया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम इतना महंगा है क्यों? क्योंकि देखिए, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है, ये किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 238 नेचुरल में मिलता है, वो 99.7% होता है, यानी लगभग जितना भी यूरेनियम हमें मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 99.3 होता है, 7 लिख दिए 3। अब ये जो हमें हमें जो प्राप्त करना है यूरेनियम 235 चाहिए। अब ये यूरेनियम 235 कितना चाहिए, कितना है प्रकृति में? 0.7%। यानी हमें 100 kg यूरेनियम मिलेगा ना, तो उसमें केवल 700 ग्राम हमें काम लायक यूरेनियम मिलने वाला है। ऐसे अगर परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ पर, तो 100 kg में 700 ग्राम कितना अजीब हो जाएगा यहाँ पर। तो और दूसरी क्या है ना, दोनों मिक्स होता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स होता है। हमें 238 का काम नहीं है, हमें काम है 235 का। अब इसी को इम्प्रूव कर दिया जाता है और 235 को जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसी के यूज करके हम परमाणु बम बनाते हैं। यही शकल है परमाणु बम की। या फिर उसको बिजली घर में बना के उससे बिजली बनाते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे हम लोग लाते हैं इसे समझते हैं। हम जो यूरेनियम मिला है हमें, उसमें 235 भी है और 238 भी है। 235 और 238 दोनों है। इन दोनों ही यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूल नामक डिवाइस में डालकर, सेंट्रीफ्यूजल नाम के डिवाइस में डाल के गोल गोल घुमाया जाता है। अब जैसे दही में हम लोग ऐसे मथनी डाल के गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही मलाई अलग हो जाता है। सेम वही चीज होता है जिसे हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसी में इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इस गोल गोल घुमाने से फायदा ये होता है कि यूरेनियम 238 साइड में हो जाता है। यूरेनियम 238 जो है ये साइड में आ जाता है, और हमें जो जरूरत होती है यूरेनियम 235 की, ये यूरेनियम 235 बीच में चला जाता है और हम इस बीच वाले से निकाल लेते हैं। इन दोनों में आपस में दोबारा ना मिले और आसानी हो इसे हटाने के लिए, इसलिए इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस को अंदर डाल के उसके बाद इसे घुमाया जाता है। इसकी फिक्स स्पीड होती है कि इतने स्पीड पे घुमाएंगे तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से होगा, और अगर स्पीड कम और ज़्यादा होगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान ने भी ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन उसके इस सेंट्रीफ्यूल के कंप्यूटर को इसराइल ने हैक कर लिया। जो कंप्यूटर इसे गोल गोल घुमा रहा था उसी को हैक कर लिया। अब वो स्पीड कभी बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसे जो यूरेनियम 238 से यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 ये जो मिलना चाहिए ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। इसराइल कितना समझदार, कितना शार्प दिमाग है उसका, उसने कहा कि अगर ब्लास्ट करेंगे तो सोच रहा है दोबारा बना लेगा। उससे ऐसा न बनाते हैं कि कामे लायक न रहे, उतना तगड़ा विस्फोट ना हो सके। तो ये इसराइल ने किया था, सेंट्रीफ्यूल की स्पीड को कभी बढ़ाता था कभी घटा देता था। कितना ऐसा करता था कि प्योरिटी ही उसमें नहीं रह पाती थी। तो इसराइल का प्रोग्राम जो ईरान के बेसिकली प्रोग्राम को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो यूरेनियम हमें 235 मिलेगा, यूरेनियम 235, अब ये यूरेनियम 235 को और भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो पहले तो 238 से हमें ले आना है 235, यूरेनियम 238 से हमें बनाना है 235। अब जब 235 मिल गया, अब इसे और प्योर किया जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करेंगे, 5% प्योरिटी लाएंगे, इनरिच करके, इनरिच बोला जाता है उसे, प्योर नहीं बोल के इनरिच कहेंगे यहाँ पे, तो उससे हम परमाणु बिजली घर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे 90% तक इनरिच कर देंगे तो जाके परमाणु बम बनेगा। यानी जो बिजली घर वाला यूरेनियम है वह यूरेनियम से हम परमाणु बम में डालेंगे तो उतना तगड़ा झटका नहीं देगा, उसे और शुद्धता की जरूरत है। लेकिन दोनों में ही यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, 38 का यूज नहीं होता है। यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 kg यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 kg यूरेनियम 235
27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 केजी कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं लोग परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना है स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज़्यादा कि इंसान वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पर कैंसर होकर लोग मर जाएंगे यहाँ पे। इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा, जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच के अगर मान के चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है। अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खतरनाक, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, और 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। इस जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में घर द्वार गली कुची में भस जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर की हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए, और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है, और उसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है, चीन को दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस, इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम
काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला का डर है। यहाँ पे इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था। और वो डाला कब, इस साल डाला है, जब उसके यहाँ पड़ा है तब। 15 साल तक भारत ने, 16 साल तक रिक्वेस्ट किया कि भैया अजमल कसाब तो आतंकवादी है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम काहे को दुश्मनी ले पाकिस्तान के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये मायने रखता है। अब जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया अजमल कसाब को आतंकवादी मान रही थी, इजराइल नहीं मान रहा था, अभी माना है वहां पर। तो भारत भी हमास को, हिजबुल्ला को नहीं आतंकवादी संगठन में रखता है। भाई तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाया था, कहा था वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो यही अमेरिका पिज्जा खिला रहा है, ट्रंप बोला के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि मेरा परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। ईरान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त था तो खोमैनी से पहले इजराइल ही दोस्त था उसका सबसे अच्छा। ईरान का सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो अमेरिका था उसका दोस्त, जब तक कि खोमैनी की सरकार नहीं आई थी यहाँ पर। 67 के दशक की बात है, तो 67 बीते 50 साल पहले की बात है। तो अब आप हाल आजकल इंटरनेशनल रिलेशन 2 साल का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे तो उससे नीतियां बनती और बिगड़ती नहीं। 50 साल का एक लंबा अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके नीतियां बनती है। हमारे लिए ईरान ज्यादा जरूरी है, रूस भी जरूरी है। अब ईरान रूस को क्या दे रहा है, ईरान सस्ते मात्रा में रूस को ड्रोन प्रोवाइड करा दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, क्योंकि ईरान के इंजीनियर एकदम सस्ता में मिसाइल बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अब ये ड्रोन से बौछार कर दे रहा है यूक्रेन में। तो इजराइल, रूस को भी फायदा है ईरान से, ईरान को भी फायदा है रूस से। अब यहाँ ईरान के हथियार को यूज कर रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ, और ईरान रूस के द्वारा दिए गए हथियार को ईरान यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो दोनों में म्यूचुअल दोस्ती है यहाँ पर। हालांकि अगर देखेंगे इजराइल को तो इजराइल बहुत ताकतवर है और उसकी खुफिया एजेंसी एकदम बेरहम की तरह मारती है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कोई मर्सी नहीं करता है, और ये हकीकत है। इजराइल अगर कमजोर पड़ेगा तो इजराइल का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इजराइल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं, युद्ध करना पड़ता है, वरना अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है। यहाँ पर अरब देशों ने पिछली साल जो 7 अक्टूबर को घटना हुई, तुम हमला करो, इजराइल की सेना से लड़ो, पूरी सेना को मारो, कुछ भी करो, इससे कोई बहस नहीं पड़ती है। यार इजराइल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई फेस्टिवल मना रहा, उसको मार दिया हमास वाला। बदले में ये 1 साल से कंटिन्यू मार रहा है। अभी 2-4 दिन में 7 अक्टूबर आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं दोनों साइडों से मानवता का ध्यान रखा जाता है, किसी एक साइड से नहीं। युद्ध अगर सेना के, जैसे अजमल कसाब आया, हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि तुम आतंकवादी के रूप में आके होटल में गोली चलाया। पाकिस्तान की सेना को खुला निमंत्रण देते हैं, युद्ध करना है आ जाओ, लड़ लो, युद्ध करना। युद्ध से कौन भागा है? 1971 में लड़े थे, 93,000 भागे थे, 99 में लड़े। तो बात यहाँ ये है कि सेना युद्ध करे और सेना के बीच में सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन युद्ध जब हो जाता है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता यहाँ पे। तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन के निपटा रहा है। हमास के चीफ गए थे ईरान में दोस्ती करने के लिए, इनकी मृत्यु की गई थी नए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर, तो यहाँ से मारवा दिया उसको ईरान में। अब इजराइल अपने दुश्मन को ईरान की धरती पे मराया। वो इस होटल में वेट कर रहा था, इस होटल में। ऐसी कोनवा वाला कमरवा इनको बड़ी पसंद था कि बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ, मारा मिसाइल धाए दे, इसी में बम रख दिया था। मिसाइल नहीं, पहले ही से बम रखवाया था। और इनको ना 3 बड़े कमरे थे यहाँ पर, एक इस साइड वाला कमरा था, एक इस साइड वाला, एक सेंटर कमरा, तीनों में बम रखा था। इजराइल रखवा दिया था वहां पर मोसाद के थ्रू।
और जिस कमरे में रुकते वो वाला ब्लास्ट होता है। इसको फिक्स था कि यही वाला कमरा में रुके, वही कमरा ब्लास्ट हुआ, हानिया मृत्यु हो गई इनकी, और हमास अभी लीडर विहीन हो गया है। इजराइल के नीचे से मारता था हमास, हमास के चीफ हानिया को निपटा दिया। इजराइल के ऊपर लेबनान से मारता था हिजबुल्ला, हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला को मार दिया। नसरुल्ला मरा नहीं रहता, नसरुल्ला जो है ये नहीं मरा रहा था, ये बंकर के अंदर था। तो एक मिसाइल मारी जाती है, वो डबल लेयर में फटती है, पहले बंकर में जाती है फिर फट जाती है। इसमें भी नसरुल्ला जो था बच गया था, लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मन को मारने के लिए मिसाइल के अंदर जहरीली गैस भर दिया था, और उस जहरीली गैस के चपेट में आने से वहां मृत्यु हो गई। यहाँ पे ये काम तो इजराइल ने बहुत खतरनाक किया। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी जहरीली गैस वाली आतंकवादियों के हाथ में लगी, तो जो बम ब्लास्ट करते हैं सब, अब उस ससुरा उसमें जहर मिला के मारे सब, तो ब्लास्ट में तो डायरेक्ट जो चपेट में आएगा रेंज में वो जाएगा। अब इस ससुरा ऐसा हानिकारक जहर और डाल के इसे ब्लास्ट करने लगे सब। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी जल्दी कल की अवतार होने वाला है, जाने वाला है, कल युग आने वाला है। यहाँ पे ऐसा ऐसा तरीका अपना रहा है कि देखिए, बंदूक की खोज हुई, डायनामाइट की खोज हुई थी सुरंग खोदने के लिए, लेकिन उसका यूज होने लगा किस चीज के लिए? ब्लास्ट करने के लिए। भाई अब आगे ये सब अपना लड़ते रहे सब, हम लोग भैया वसुधैव कुटुंबकम, हम सब लोग यहाँ पे। ईरान इजराइल अपने दुश्मन को तो निपटा ही रहा है, नीचे निपटा दिया हमास को, ऊपर निपटा दिया हिजबुल्ला को, अभी मिसाइल मारा यमन के हूती विद्रोहियों के। तो अभी ये कई सारी चीजें हैं। तो अभी इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समझना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भले समझेंगे लोग कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या था, और कहां कहां से ईरान अपने जो प्रॉक्सी वार क्या होता है, कैसे कैसे प्लान करता है, हूती कहां से आए, सब ये सब को हम लोग अलग समझेंगे। अभी यहां समझते हैं। अब देखिए, ये रूस जो है और ईरान, ये दोनों आपस में साथ आ गए हैं सब। इधर में क्या है? इजराइल, यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ आ गया है। अब ये बड़ी सख्ती दिक्कत हो जाएगा, एक सेंटर में डिस्प्यूट हो जाएगा, तो क्योंकि हमारा रिलेशन इन सब के साथ है। यहाँ पर रिलेशन सबके साथ है। हमारे लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे। समझिए कैसे हमारे लिए जरूरी ईरान क्यों है? क्योंकि भारत है, हम अपने पूर्वी देशों को गंवा दिए हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखें, बांग्लादेश खत्म, शेख हसीना। नेपाल हमको बिना मतलब का आंख दिखा रहा है, नक्शा में दिखा दिया कि भारत की जमीन हमारी है, और नोट पे दिखा रहा है क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीलंका में क्या हुआ देखे, भारत को भगाया गया यहाँ पे। मालदीव हम लोग को बर्बाद करने के चक्कर में अपने बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन खराब हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान से तो जन्मजात दुश्मनी है, यहाँ से तो कभी सुधर नहीं सकता है। अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी, उनको तख्ता पलट करके भगा दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करके भगा दिया। रीजन जानते हैं क्या? भारत एक सड़क बना रहा था, यहाँ से लेके कोलकाता से होते हुए और ये सिंगापुर तक सड़क जा रही थी। कितना डेवलप हो जाता ये हमारा पूर्वोत्तर भारत। हम भारतीय अपने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हद तो तब हो जाता है जब उन्हें कई लोग चाइनीज बुलाने लगता है, जबकि वो लोग हमारे अभिन्न अंग हैं। उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाए हैं, आज भी वो हमारे लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये सड़क बन जाती तो डेवलप होता, लेकिन वहां क्या हुआ, तख्ता पलट करके बंद हो गया। अब देखो हम लोगों के लिए चाइना यहां से एक सड़क लेके आ रहा है, सीपीईसी सड़क, और यहां पे उसने बना दिया है ग्वादर बंदरगाह। अब यहां से चाइना की एक्सेस हो गई है। पहले चाइना को डर लगता था कि चाइना को इधर से जाना था, अब वो इधर से जाएगा ही क्यों, यहां से अरब देशों से व्यापार करेगा, यहां से घुस जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए हैं। अब ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए, इसी बंदरगाह से हम रेल लाइन लेके अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके इस सड़क को। और हमने अपने एयरफोर्स का एक फारखोर एयरबेस रखा है तजाकिस्तान में, और यही तजाकिस्तान में हम अपने एयरबेस पे पहुंचने के लिए यही रास्ता है। इसलिए ईरान का स्टेबल रहना जरूरी है। इसी ईरान के रास्ते से हम लोग ऊपर की ओर रसिया जा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें सस्ते मात्रा में तेल देता है पेट्रोलियम ईरान, और ईरान हमारे रुपया को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अब अमेरिका का अगर इंटरवेंशन इधर हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। वही हाल होगा जो सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। हमने अरबों खरबों रुपया अफगानिस्तान में लगाए, अमेरिका यहाँ से छोड़ दिया गया, आतंकवादी भर गए सब यहाँ पे। आज इराक में कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए ये रास्ते हैं। हालांकि हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन अभी ये नया नया है, कोई रूट अभी तो बना भी नहीं है। ये रूट बनते बनते टाइम लगेगा यहाँ पर। तो हमें दूसरे की लड़ाई में हमें अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपना रिलेशन, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर मरेगा तो ईरान गया तो हमारे लिए पेट्रोलियम की रेट